गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 29। अभी तक हम 28 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 29वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य अभिलक्षण इसके लेंथनॉइड्स के और लेंथनम के, है ना। लेंथनम भी लेंथनॉइड्स का भाग नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे, जब हम इनके किसी भी गुण की बात करते हैं लेंथनॉइड की, तब हम लेंथनम को भी उसमें सम्मिलित करते हैं, है ना। तो आज हम लेंथनम और लेंथनॉइड्स के सामान्य अभिलक्षण पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारी पुस्तक में 4.5.4 में दिए हुए हैं। पिछले भाग में भी हमने थोड़ी चर्चा इस पर की थी। आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सामान्य अभिलक्षण, है ना। अनेक त्रिसंयोजी लेंथनॉइड आयन ठोस अवस्था तथा विलयन में रंगीन होते हैं, है ना। ये हमने पिछले भाग में भी पढ़ा था। ये जो अनेक त्रिसंयोजी लेंथनॉइड्स होते हैं, है ना, लेंथनॉइड्स होते हैं, जब वह त्रिसंयोजी मतलब अपनी +3 की ऑक्सीडेशन अवस्था में होते हैं, है ना, तो वह आयन जो होते हैं वह ठोस अवस्था तथा विलयन में रंगीन होते हैं। ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट या फ्लूइड, है ना। और विलयन मतलब जब वह सॉल्यूशन में या फिर लिक्विड या फिर तरल रूप में होते हैं, है ना, विलयन में, तब वह रंगीन होते हैं, है ना। तो ठोस अवस्था में तथा विलयन में जो त्रिसंयोजी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वह आयन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, है ना। इन आयनों का रंग एफ इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है ना। ये जो आयन है इनका रंग किस प्रकार क्यों होता है, इसका कारण है कि इन आयनों का रंग है वह एफ इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है ना। Na3+ तथा Lu3+ आयनों में से कोई भी रंगीन नहीं है, परंतु शेष लेंथनॉइड आयन रंगीन होते हैं, है ना। जब हम Na3+ तथा Lu3+, है ना, La क्या है, आप लेंथनम है ना। लेंथनम लेंथनॉइड्स का पार्ट नहीं है ना, क्योंकि जो लेंथनॉइड्स है वो क्या है, लेंथनम के बाद जो तत्व आते हैं 58 से 71 जिनकी परमाणु क्रमांक है, उन्हें हम लेंथनॉइड्स बोलते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हम लेंथनम को, जब हम लेंथनॉइड्स पर चर्चा करते हैं, तो उसे भी सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इसके गुण भी लगभग लगभग सेम है, या फिर एक ही प्रकार के गुण है इनके, है ना। तो Na3+ मतलब जब लेंथनम अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में है, तथा Lu3+ मतलब जब ल्यूटेशियम है ना। अगर देखें तो लेंथनॉइड्स का सबसे आखिरी तत्व, है ना, ल्यूटेशियम है, वह अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में आयनों में कोई भी, है ना। तो जो Na3+ है और Lu3+ है, इन दोनों आयनों में से कोई भी रंगीन नहीं है ना। लेकिन इनके अतिरिक्त अतिरिक्त जो शेष लेंथनॉइड आयन है वह क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि मतलब प्रश्न है कि कौन से लेंथनॉइड के तत्व हैं जो कि रंगीन नहीं होते, तो आप बोलोगे ल्यूटेशियम 3+, है ना। तो उस समय आप La3+ को सम्मिलित नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ Lu3+ है। La3+ क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यह लेंथनॉइड्स में नहीं आता। अगर पूछे कौन से तत्व अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में रंगीन नहीं होते, है ना, तब La3+ और Lu3+ का भी नाम आएगा, ठीक है ना। तो Na3+ तथा Lu3+ आयनों में से कोई भी रंगीन नहीं है, परंतु शेष लेंथनॉइड आयन रंगीन होते हैं, है ना। फिर भी संभवत एफ स्तर पर ही उत्तेजना के फलस्वरूप अवशोषण बैंड संकीर्ण होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी जो एफ स्तर पर ही, है ना, जो उत्तेजना के फलस्वरूप जो अवशोषण बैंड है, एड्सॉर्प्शन बैंड, वह नैरो या फिर संकीर्ण होते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, है ना। F0, है ना, मतलब F कक्षक में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, F0, है ना। तो La3+ तथा Ce4+ एवं F14 YB2+ तथा Lu3+ के अतिरिक्त अन्य सभी इलेक्ट्रॉन आयन अणुचुंबकीय होते हैं, है ना। ये क्या कह रहा है, F0 को छोड़कर, F0 किसका है, किसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, Na3+ की है तथा Ce4+ की है ना। लेंथनम जब अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F0 होता है,
है ना। और जब सीरियम सी अपनी +4 की ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह F0 होता है ना। मतलब F कक्षक में 0 या फिर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एवं जब F14 की बात हो, है ना, मतलब जब F जो है वह F कक्षक वह इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ हो, है ना, तो YB2+ तथा Lu3+, है ना, YB2+ तथा ल्यूटेशियम Lu3+ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F14 होता है ना। मतलब जो F कक्षक है यह पूरा का पूरा भरा हुआ होता है ना। तो जब भी F कक्षक में या 0 इलेक्ट्रॉन हो या फिर F कक्षक पूरा भरा हो अर्थात 14 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, तब वह जो लेंसराइड आयन है ना, वह अणुचुंबकी होते हैं, है ना, मतलब अणुचुंबकी नहीं होते, है ना। F0 Li3 तथा Ce4+ एवं F14 YB2+ तथा Lu3+ इन दोनों को छोड़ के जो अतिरिक्त लेंसराइड आयन है वह क्या है, अणुचुंबकी है। ठीक है, तो F0 Li3+ तथा Ce4+ एवं F14 YB2+ तथा Lu3+ के अतिरिक्त अन्य सभी लेंसराइड आयन अणुचुंबकी होते हैं, है ना। इनके Li3+, Ce4+, YB2+ तथा Lu3+ को छोड़ के, है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F0 और F14 है, उन तत्वों को छोड़ के बाकी सभी लेंसराइड आयन अणुचुंबकी होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लेंथनॉइड की प्रथम आयनिक एंथैल्पी का मान 600 किलोजूल पर मोल के आसपास होता है ना। जब लेंथनॉइड है ना, तो लेंथनॉइड्स में लेंथनॉइड जो है उनमें जो तत्व है उनकी प्रथम आयनिक एंथैल्पी का मान कितना होता है, 600 किलोजूल पर मोल के आसपास होता है ना। आयन एंथैल्पी क्या होती है, जब किसी भी तत्व के परमाणु से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है ना, जब हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो हम उसे ऊर्जा देते हैं, है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे हम प्रथम आयनन एंथैल्पी बोलते हैं ना। जब हमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हो, है ना, कि एक परमाणु है उसमें से हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसके लिए हम जो उसे ऊर्जा दे रहे हैं उसे हम प्रथम आयनन एंथैल्पी बोलते हैं, है ना। और लेंसनॉइड की जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है उसका मान 600 किलोजूल पर मोल के आसपास होता है ना। और द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान लगभग 1200 किलोजूल पर मोल है ना। लेकिन जो द्वितीय आयन एंथैल्पी है, द्वितीय कौन सी, जब हमने किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो हमें एक ऊर्जा लगी है ना उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उसे हमने बोला प्रथम आयन एंथैल्पी, है ना। लेकिन जब हमने उस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, लेकिन अब हम उससे जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो हमें और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ज्यादा क्यों, क्योंकि ये एक परमाणु है ना, हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें एक ऊर्जा लगी, और है ना, तो उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो नाभिक है ना, न्यूक्लियस, वो और तेजी से या फिर और अच्छी तरीके से बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अपने नाभिकीय आवेश से जकड़ने की कोशिश करेगा, है ना। तो जब हम दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तब हमें ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। तो उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय आयनन एंथैल्पी बोलते हैं, है ना। और लेंसनॉइडों की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान लगभग 1200 किलोजूल पर मोल है ना। लगभग दुगना, प्रथम में 600 किलोजूल पर मोल था और द्वितीय में 1200 किलोजूल पर मोल है, जो कैल्शियम के समतुल्य है ना। जो कि क्या, कैल्शियम है उसके समतुल्य या फिर समान है। और तृतीय आयनन एंथैल्पी के मानों में विचरण के विस्तृत विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विनिमय एंथैल्पी का महत्व, जैसे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के 3D कक्ष में रिक्त, अर्धवरित तथा, देखो ये क्या बोल रहा है देखते हैं। अभी हमने प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पी की चर्चा की, अब हम तृतीय आयनन एंथैल्पी की करते हैं, है ना। तृतीय आयनन एंथैल्पी क्या होती है, जब हम किसी परमाणु में से उसका तीसरा, मतलब पहला निकाल लिया दूसरा निकाल लिया, मतलब प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पी हमने उसे दे दी। अब जब हम उससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि नाभिक ने, है ना, जो न्यूक्लियस है उसने अभी और अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया होगा, है ना। तो तृतीय आयनन एंथैल्पी होती है वह प्रथम और द्वितीय से ज्यादा होती है ना। तो तृतीय आयनन एंथैल्पी के मानों में विचरण के जो विस्तृत विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है क्या, कि विनिमय एंथैल्पी का महत्व, जो कि हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के 3D कक्षकों में देखा था, रिक्त, अर्धभरित तथा पूर्ण भरित
एफ स्तर को कुछ सीमा तक स्थायित्व प्रदान करने में प्रतीत होता है। वह क्या? विनिमय में एंथैल्पी का महत्व क्या है? रिक्त, अर्धभरित तथा पूर्ण भरित एफ स्तर को कुछ सीमा तक स्थायित्व प्रदान करने में प्रतीत होता है ना। पूर्ण भरित, अर्धभरित और रिक्त, है ना। अर्धभरित और पूर्ण भरित मैंने बताया था, जब एफ एफ कक्षक में आधे, है ना, मतलब आधे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हो, जैसे एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, तो जब उसमें 7 भरे हुए तो उसे हम अर्धभरित बोलते हैं। और पूर्ण भरित में कितने? पूरे के पूरे, जैसा नाम बता रहा है पूर्ण भरित, एफ कक्षक में पूरे के पूरे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो जब भी कोई तत्व है जिसका एफ कक्षक अर्धभरित तथा पूर्ण भरित होता है, तो उसे एक स्थायित्व प्रदान होता है ना। तो हम यहाँ उसी की चर्चा कर रहे हैं कि अर्धभरित तथा पूर्णभरित एफ स्तर को कुछ सीमा तक स्थायित्व प्रदान करने में प्रतीत होता है। इसका विनिमय एंथैल्पी का, है ना। तृतीय आयनन एंथैल्पी के मानों में विचरण के विस्तृत विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विनिमय एंथैल्पी का महत्व, जैसा कि हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के 3D कक्षकों में देखा था, है ना, उसमें रिक्त, अर्धभरित तथा पूर्ण भरित एफ स्तर को कुछ सीमा तक स्थायित्व प्रदान करने में प्रतीत होता है ना। और यह लैंथनम, गॉडोलीनियम, है ना, गॉडोलीनियम तथा ल्यूटेशियम की तृतीय आयन एंथैल्पी के असाधारण निम्न मानों से स्पष्ट है ना। यह क्या है? लैंथनम, है ना, एक तो लैंथनम, दूसरा गैडोलीनियम, है ना, लैंथनम, गैडोलीनियम तथा जो ल्यूटेशियम है ना, एलयू ल्यूटेशियम की तृतीय आयनन एंथैल्पी के असाधारण निम्न मानों से स्पष्ट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया। आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ। सामान्य रूप से श्रेणी के आरंभ वाले सदस्य अपने रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं, है ना। क्या बोला? सामान्य रूप से, है ना, जनरलाइज वे में, या फिर सामान्य रूप से जो श्रेणी के आरंभ वाले सदस्य है ना, जो श्रेणी है उसके सबसे शुरू के सदस्य हैं, जैसे सीरियम वगैरह, है ना, आरंभ वाले सदस्य हैं, वह अपने रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं। वह अपनी केमिकल रिएक्टिविटी या फिर रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं। किसके? कैल्शियम, है ना, सी कैल्शियम, है ना, जिसकी परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है ना। तो सामान्य रूप से जो श्रेणी के सबसे पहले वाले सदस्य है, वह रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह बहुत क्रियाशील होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। परंतु बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ यह एल्यूमिनियम की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। शुरू में क्या है? शुरू के जो तत्व है ना, श्रेणी में जो शुरू के तत्व है, वह अपने रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह है। लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है और हम श्रेणी में आगे आते जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि बढ़ते परमाणु क्रमांक के साथ यह कैल्शियम से एल्यूमिनियम की तरह व्यवहार करने लगते हैं ना। तो शुरू में जो श्रेणी के शुरू के तत्व है, वह कैल्शियम की तरह रासायनिक व्यवहार प्रकट करते हैं, है ना। लेकिन हम जैसे जैसे श्रेणी में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, और जो आगे के तत्व है श्रेणी में, वह एल्यूमिनियम की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या? कैल्शियम, और अंत के जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे एल्यूमिनियम की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अर्ध अभिक्रिया Ln3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ln S के लिए E माइनस का मान -2.2 से -2.4 वोल्ट के पारस में है ना। ये क्या कह रहा है? जब हम हाफ रिएक्शन या फिर अर्ध अभिक्रिया देखते हैं, इसकी इस अभिक्रिया क्या है? Ln3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ln S, है ना। तो यहाँ पे Ln3 प्लस जब 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या बन रहा है? Ln S बन रहा है ना। Ln3 प्लस यहाँ कैसे? एक्वस फॉर्म में या फिर लिक्विड में या फिर तरल पदार्थ के रूप में है ना। Ln3 प्लस क्या है? एक्वस है। और ये क्या कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि इसमें Ln एक ठोस में, है ना, Ln S है, मतलब सॉलिड में, है ना, तो ठोस में परिवर्तित हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है? यह अपचयन हो रहा है ना, क्यों? यहाँ पे जो लेंथनम है ना, जो Ln3 प्लस है, वह एक्वस में है और 3 इलेक्ट्रॉन लेके Ln S बना रहा है ना। है ना, तो यहाँ पे जो लेंथनॉइड्स है, Ln किसे दर्शा रहा है? लेंथनॉइड्स को दर्शा रहा है। लेंथनम La होता है और Ln लेंथनॉइड्स होता है
है ना। तो जो Ln है, यहाँ पे कोई भी तत्व की बात हो रही है लेंथनॉइड्स की, जैसे सी वगैरह, तो जब लेंथनॉइड्स का कोई भी तत्व या फिर लेंथनॉइड अपने +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में जब एक्वस रूप में है, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें, Lns में परिवर्तित हो रहा है, मतलब अपनी मूल अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं, जहाँ पे E माइनस का मान कितना है, -2.2 से -2.4 वोल्ट के पारस में है ना। तो क्या है ये E जो है, E माइनस वह क्या है, ऋणात्मक है ना, -2.2 से -2.4 वोल्ट के बीच में है ना। ऋणात्मक है मतलब कि ये जो तत्व है ना, Ln3+, ये इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है ना, लेकिन हम फिर भी जब उसे 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए जो उसका E माइनस विभव है वह कितना है, ऋणात्मक में -2.2 से -2.4 वोल्ट के बीच में है ना। ऐसे ही EU के लिए E माइनस का मान -2.0 वोल्ट है ना। EU है, उसके लिए क्या, उसके विभव का मान कितना है, -2.0 वोल्ट है ना। तो क्या है यहाँ पे, -2.2 से 2.4 वोल्ट किया है, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है ना। मतलब जो Ln है वह अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी है, अगर हम उसकी तुलना उसकी मूल अवस्था Ln से करें, है ना। और EU के लिए E माइनस का मान कितना है, -2.0 वोल्ट है ना। निसंदेह मान में थोड़ा सा परिवर्तन है। हाइड्रोजन गैस के वातावरण में मंद गति से गर्म करने पर धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर लेती हैं। क्या, हाइड्रोजन गैस के वातावरण में है ना, जब हाइड्रो गैस का वातावरण है ना, मंद गति से है ना, मतलब धीमी धीमी गति से गर्म करने पर जो धातु है वह हाइड्रोजन से संयोग कर लेती है ना। और धातु को कार्बन के साथ गर्म करने पर कार्बाइड बनते हैं। जैसे देखो, हाइड्रोजन गैस के वातावरण में जब हम मंद गति से गर्म करते हैं, तो जो धातु है वह हाइड्रोजन से संयोग कर लेती है ना, और धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करने पर वह कार्बाइड बना लेती है, जैसे कि Ln3C है ना, Ln2C3 या फिर Ln C2, ये कार्बाइड बनते हैं। कार्बाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बन है ना, कार्बन है लेंथनॉइड से है ना। तो क्या बनते हैं, Ln3C, Ln2C3 तथा Ln C2 बनते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो, चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो देखिए इस चित्र में देखिए, ये Ln क्या है, Ln है लेंथनॉइड्स, मतलब लेंथनॉइड्स के तत्व दर्शा रहे हैं, है ना। तो क्या है Ln, तो ये देखिए जब Ln अम्ल के संग मिलते हैं, है ना, Ln लेंथनॉइड्स जो है वह एसिड या फिर अम्ल के संग मिलते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और फिर जब ये Ln हैलोजन के संग निकलते हैं, मतलब हैलोजन के संग अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, NH बनता है ना, जो कि अभी हम अगले भाग में पढ़ेंगे। यहाँ एक्स क्या दर्शा रहा है, एक्स यहाँ पे हैलोजन को दर्शा रहा है, और Ln क्या है, लेंथनॉइड्स के तत्व है ना। और जब LnH2O के संग अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, LnOH3 बनता है ना। क्या बनता है, LnOH3 प्लस हाइड्रोजन गैस है ना, प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऐसे ही जब Ln कार्बन के संग है ना, ये अभी हमने पढ़ा, तो Ln जब हो जब हम धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करते हैं, तो वह कार्बाइड बना लेती है, जैसे Ln3C, Ln2C3 तथा Ln C2 है ना। तो Ln कार्बन के संग क्या, Ln C2 या फिर Ln2C3 है ना, या फिर Ln C2 बनाते हैं, यहाँ पर लेकिन Ln C2 दिया हुआ है ना, लेकिन हमें पूरा याद रखना है क्या, Ln3C, Ln2C3 तथा Ln C2 है ना। और N2 के साथ गर्म करने पर Ln क्या बनाता है, N2 के साथ गर्म करने पर जो Ln होता है वह LnN बनाता है। यहाँ पे Ln क्या है, लेंथनॉइड के तत्व है, और N क्या है, नाइट्रोजन है ना। उसके साथ अभी N2 के साथ अभिक्रिया करने पर LnN बनाता है। ऐसे ही जो लेंथनॉइड है Ln है ना, लेंथनॉइड के तत्व जब वह S के साथ सल्फर के साथ गर्म करते हैं उन्हें, है ना, तो वह सल्फर के साथ अभिक्रिया करके Ln2S3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, Ln2S3 बनाते हैं। यहाँ पे Ln क्या है, लेंथनॉइड्स के तत्व, और S क्या है, सल्फर है ना। ऐसे ही लेंथनॉइड लेंथनॉइड को जब O2 में ज्वलन करते हैं, तो उस अभिक्रिया से क्या बनता है, Ln2O3 बनता है। क्या बनता है, Ln2O3, ठीक है। तो O2 में ज्वलन करने से Ln2O3, अम्ल के संग H2, हेलोजन के संग अभिक्रिया करने पर LnX3, जहाँ पर X क्या है, एक हेलोजन है, और H2O के संग करने पर LnOH3 प्लस हाइड्रोजन गैस
और कार्बन के साथ, है ना, अभिक्रिया करने पर LnC2, और N2 के साथ गर्म करने पर LnN, और S के साथ गर्म करने पर Ln2S3, और O2 में उज्ज्वलन से Ln2O3। ठीक है, तो ये थी लेंथेनॉइडों की रासायनिक अभिक्रिया चित्र 4.7 की। ठीक है, तो ये समझ आ गया। बाकी अगले भाग में भी हम उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सामान्य अभिलक्षण, जो कि आपकी पुस्तक में 4.5.4 पे है, आज हमने उस पर चर्चा की और उसे अच्छे से समझा, है ना। बाकी अगले भाग में ये बचा हुआ है सामान्य अभिलक्षण, है ना, तो हम इस पे और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ा है मैं आशा करता हूँ कि आप इसे एक बार पुस्तक से अवश्य पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।